नमस्कार साथियों। आज है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती और इस जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज हम बाबा साहब के सामाजिक चिंतन के बारे में और इस समय राजनीतिक परिचर्चा के बारे में तुलनात्मक परिचर्चा करेंगे। पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर के.सी. सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को आप आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन के रूप में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज राजनीति विज्ञान का ऐसा बिंदु है, ऐसा विषय है, एक ऐसी वार्तालाप है जो सुनने वाले की आत्मा को झकझोर देगी। आखिरकार बाबा साहब का जो सामाजिक चिंतन है वह इस समय समाज और राजनीति में किस स्थान पर है, इस पर हम बातचीत करेंगे तथ्यों के साथ। तो बाबा साहब का सामाजिक चिंतन क्या था, उस सामाजिक चिंतन में से दो महत्वपूर्ण पुस्तकें जिनमें बाबा साहब ने अपने विचार लिखे हैं। पहली पुस्तक है बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 13 है और पुस्तक का टाइटल है शूद्र कौन थे। तो हु वर शूद्राज 1943 में बाबा साहब के द्वारा लिखी गई शूद्र कौन थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रूप में और इंडिजीनियस थ्योरी के रूप में बाबा साहब ने ये बताया है कि शूद्र कौन थे और पहले उनकी क्या स्थिति थी। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर महात्मा तथागत भगवान बुद्ध तक और बुद्ध से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक जो बहुजन भारतीय समुदाय का मौलिक चिंतन रहा है, शैली रही है, उसके बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। साथियों, मार्च अप्रैल 2023 के वो 2 महीने हैं जिन महीनों में राजस्थान उबलता हुआ दिखाई देता। वैसे तो राजस्थान एक रेगिस्तानी प्रदेश है और गर्मियों के साथ ही यहाँ तापमान में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, तो उबलना स्वाभाविक है। लेकिन यह आग सूरज की नहीं है, अपितु कुछ जाति समाजों की आग है, जिसकी वजह से राजस्थान हमें मार्च के महीने में और 2 अप्रैल को उबलता हुआ दिखाई देता है। आखिरकार 4-5 विभिन्न जाति समुदायों ने महासम्मेलन, महापंचायतें और महाकुंभ का आयोजन किया है। बाबा साहब अपनी पुस्तक जिसे हु वर शूद्राज 1943 में लिखा गया और दूसरी पुस्तक जो उससे कुछ 8-9 साल पहले इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद नाम से लिखी गई। जात पात तोड़क मंडल जो पंजाब में था, जिसका उद्देश्य था जातिवाद की सामाजिक जहर को समाप्त करना, उसी जात पात तोड़क मंडल ने बाबा साहब से पत्र व्यवहार किया और जब बाबा साहब से वह पत्र मंगवाया, जो पत्र वो हजारों लाखों लोगों के सामने वाचन करने वाले थे, जब पत्र की प्रतिलिपि जात पात तोड़क मंडल के पास पहुंचती है 1936 में, तो आयोजकों ने बाबा साहब के निमंत्रण को रद्द कर दिया। आखिरकार उस पत्र में ऐसा क्या था जिस पत्र को पढ़ने के बाद जात पात तोड़क मंडल ने बाबा साहब के आगमन को रद्द कर दिया? निसंदेह वह एक बहुत बड़ा पत्र था जिसे जातिवाद का समूल नाश या जातिवाद का अंत के नाम से जाना जाता है, जो बाबा साहब ने प्रस्तुत तो नहीं कर पाए लेकिन उसको प्रकाशित कराया। आखिरकार जो जातिवाद का अंत है और जो शूद्र हैं उनके बीच क्या संबंध है और राजस्थान इसमें कैसे बीच में आ गया? साथियों, हम सब जानते हैं 1885 में अंग्रेजों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया और 1909 में धर्म के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। कहा जाता है कि लॉर्ड मिंटो के अधिनियम में जो विषदंत बोए गए हिंदू और मुसलमान के बीच, उस दंत से उदित होने वाली बढ़ने वाली फसल को अंग्रेज नहीं काट पाए और वह बुरी तरह से नष्ट हो गई, जिसका परिणाम हमें भारत के विभाजन, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में देखने को मिला है। ऐसी ही जातिवाद के उच्छेद की जो आग बाबा साहब समूल नाश के लिए चाहते थे, उसका नाश नहीं हुआ, अपितु उस आग में
आज़ादी के बाद दिनों दिन ब्राह्मणवादी चिंतकों ने घी डालने का काम किया है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने घी डालने का काम किया है, तो आग कम नहीं हो रही, बुझ नहीं रही, अपितु आग बढ़ती ही जा रही है। इसका सीधा सा संकेत राजस्थान में आयोजित महाकुंभ और महापंचायतों में हम देख सकते हैं। हालांकि इसके दो पक्ष हैं, दोनों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन जातिवाद का ये दंश भारत पर इस कदर हावी हो गया है कि आज़ादी के 75 साल के बाद जो अमृत काल है वह जहर काल बन गया है, विष काल बन गया है। आखिरकार इसका क्या होगा, ये खैर काल के गाल में छिपा हुआ है, परंतु इस पर हम थोड़ी सी परिचर्चा करेंगे। फिर से आपको बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आइए उबलते राजस्थान और बाबा साहब के सामाजिक चिंतन में क्या संबंध है, विचार करते हैं। साथियों, ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन हुआ, जाट महाकुंभ का आयोजन हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत का आयोजन हुआ और केसरिया महापंचायत का आयोजन हुआ। 4 समुदायों ने, सामाजिक समुदायों ने इन महाकुंभ और पंचायतों का आयोजन किया है, जिसने राजस्थान को झकझोर दिया है। हमें फिर से बाबा साहब के सामाजिक चिंतन को सोचने पर, उस पर विचार विमर्श करने पर कि क्या वो ऐसा भारतीय समाज चाहते थे, किस तरह का भारतीय समाज चाहते थे। इन समाजों के द्वारा सम्मेलनों की हम बात करते हैं साथियों, तो सबसे पहले 5 मार्च 2023 को जाट महाकुंभ का आयोजन हुआ। इसमें जो आप टर्मिनोलॉजी देखते हैं वो जातीय शब्दावली है, लेकिन जो दूसरा शब्द है वो महाकुंभ है। महाकुंभ एक ब्राह्मण धर्म की अभिव्यक्ति है, जो इस समुदाय के द्वारा जहां महापंचायत की जानी थी, इन्होंने महाकुंभ किया। जैसा लिटरेचर में और हम देखते हैं कि ओबीसी इज द मसल्स पावर्स ऑफ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण समुदाय के लिए एक रक्षक दल है, मसल्स पावर है, लड़ने वाली शक्ति है, और इसीलिए उन्होंने महाकुंभ का आयोजन किया है। शब्द भी हमें ये बताते हैं कि उनका सामाजिक चिंतन कैसा है। दूसरे नंबर पर 19 मार्च 2023 को ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया गया। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और राजस्थान के स्थानीय अखबारों में बढ़ चढ़कर इसे प्रदर्शित किया गया। साथियों, जहां एक तरफ यहाँ लोक देवता तेजाजी महाराज दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ ब्राह्मण महापंचायत में हथियार दिखाई दे रहे हैं, जो परशुराम के फरसे के नाम से इनको जाना जाता है। हिंसा का सीधा सा संकेत है। जहाँ एक तरफ महाकुंभ शब्द का यूज किया गया है, वहाँ ब्राह्मण शब्द का यूज किया गया है। ब्राह्मण द टर्म ऑफ वर्ण व्यवस्था और आर्टिफिशियल वैदिक लिटरेचर, वह वैदिक सभ्यता, कृत्रिम ब्राह्मण, वैदिक सभ्यता और ब्राह्मण धर्म का शब्द है, जो जाति व्यवस्था को नहीं, वर्ण व्यवस्था को अभिव्यक्त करता है। 4 वर्णों की बात बाबा साहब ने इस हुवर शुद्राज ग्रंथ में उठाई है। पहला वर्ण ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है, चौथा शूद्र है, और चारों के अलावा जो वर्ण नहीं, अवर्ण उनको कहा जाता है, चांडाल और मलेच्छ, जो संविधान लागू होने के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के नाम से जिनको जाना जाता है, जो अवर्ण थे, वर्ण त्याज्य थे, जिनको हक अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने आजीवन संघर्ष किया। तो यह जो टर्मिनोलॉजी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसमें जो संकेत हैं वो हिंसा के संकेत हैं। साफ साफ हमें दिखाई देता है ब्राह्मण महापंचायत, और हथियार दिखाई देते हैं। साथियों, तीसरा जो सम्मेलन है, तीसरा और चौथा दोनों ही 2 अप्रैल को आयोजित हुए, और ये अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के द्वारा आयोजित किए गए, और इसमें अधिकार दिवस शब्द का प्रयोग किया गया है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति समाज की जागरूकता को या बाबा साहब की चेतनशीलता को अभिव्यक्त करता है। और उसमें तस्वीरें भी 2 इंसानों की दिखाई देती, एक महामानव डॉक्टर BR अम्बेडकर और दूसरा आदिवासियों का नायक बिरसा मुंडा। यहाँ लोक देवता की तस्वीर दिखाई देती है, नायकों की तस्वीर दिखाई देती है, जो सत्यता के बहुत अधिक नज़दीक है, जबकि यहाँ परशुराम की तस्वीर दिखाई देती है, जिसका सत्यता से, यथार्थ से या मानव समुदाय से कोई वास्ता नहीं है। और चौथी तस्वीर में हमें केसरिया महापंचायत, जिसमें महानायक दिखाई देते हैं, जो यथार्थ के बहुत अधिक नज़दीक हैं। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो साथियों, 5 मार्च को जाट महाकुंभ, 19 मार्च को ब्राह्मण महापंचायत, 2 अप्रैल को
अधिकार दिवस, अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत जो कि एक अलग टर्मिनोलॉजी है, यथार्थी कॉन्स्टिट्यूशनल, और केसरिया महापंचायत जो भी एक टर्म, तो 3 जगह महापंचायत का यूज किया गया, एक जगह महाकुंभ का यूज किया गया है। 3 जगह जहां पर जाट महाकुंभ, अनुसूचित जाति जनजाति और केसरिया महापंचायत लिखा गया, वहां एक जगह ब्राह्मण महापंचायत लिखा गया है। तो यह है जातिवाद की जो हकीकत है उसको एक पक्ष में दिखा रहा है कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी इस तथाकथित अमृत काल में विषकाल फैल रहा है और वो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। समरसता, सौहार्द और जो बाबा साहब ने कहा हम सबसे पहले एक भारतीय हैं, वो कहीं दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं देता। राष्ट्रवाद दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं देता। दूसरा पक्ष है कि अधिकारों की मांग कर रहे हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि अदर बैकवर्ड क्लासेज जो है उसने भी ये मांग की है कि जितनी उनकी जनसंख्या है उस हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाए सरकारी सेवाओं में। ब्राह्मण महापंचायत भी कह रही है कि उनको न केवल सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया जाए, अपितु जो दिया गया ईडब्ल्यूएस के माध्यम से वो राजनीतिक क्षेत्र में भी दिया जाए। संसद, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, विधान परिषदों, राज्य जो स्थानीय स्वशासन है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, शहरी स्थानीय स्वशासन है, उसमें भी उनको उनका स्थान दिया जाए, ये उनकी लगातार मांग है। इसके साथ साथ वो मंदिरों पर हक जताने की मांग भी कर रहे हैं कि ये जैसे घर होते हैं लोगों के, उन पर घर पर उनका हक होता है, ऐसे मंदिर सभी ब्राह्मणों के हैं और वो घर हैं उनकी, तो उनको हक दिया जाए। देवस्थान विभाग और राज्य उनको नियंत्रण में नहीं ले, ये भी उनका कहना है। और संतों की रक्षा भी की जाए। केसरिया महापंचायत में वो भी हक की बात कर रहे हैं और अधिकार संत प्रोटेक्शन बिल की वो बात कर रहे हैं। अधिकार दिवस के रूप में 2 अप्रैल को जो केस दायर हुए उनको वापस लिया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति को जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, सभी क्षेत्रों में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए जो ईडब्ल्यूएस और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वैलिड किया है। उसके बाद ये मांग उठ चुकी है कि संविधान लागू होने से पहले ब्राह्मण बनिया वर्ग को जो 100% आरक्षण था वह संविधान के बाद इनके लिए भी 100% आरक्षण कर दिया जाना चाहिए। जो जनसंख्या ओबीसी की लगभग पूरे देश में अगर ऑन डाटा की बात करें तो 52% है, उसको देश भर में आरक्षण केवल 27% है, तो उनका आरक्षण डबल किया जाए। जो ईडब्ल्यूएस की जनसंख्या लगभग 3 से 4% है, या जो अनरिजर्व कैटेगरी उनकी जनसंख्या 3 से 4% है, उनको आरक्षण 10% दिया गया है। उनका कहना है कि 14% कर दिया जाए, परंतु ये मांग है कि उनका आरक्षण 3% किया जाए। अनुसूचित जाति और जनजाति जिनकी जनसंख्या 12 और 16% से बढ़ गई है, तो वो भी कह रहे हैं कि उनका आरक्षण 12 से 14% और 16 से 18% कर दिया जाए। केसरिया महापंचायत ब्राह्मण महापंचायत का ही दूसरा हिस्सा है, लेकिन वह कहीं ना कहीं एक अलग भावना जो है ऊपर के द्विज वर्ग में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और वैश्य, उसके अलगाववाद का भी एक प्रतिबिंब है, तस्वीर है। विभाजन की जो बताई जाती है कि जो व्यवस्था हमें वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों में और 5वां अवर्ण या ज्योतिबा फूले की शब्दावली में अतिशुद्र दिखाई देती है, वह आज हमें अदर बैकवर्ड क्लासेज के रूप में लगभग 3,500 जातियों में विभाजित व्यवस्था है। वह अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में लगभग 2500-2,500 जातियों में विभाजित व्यवस्था है। और वह ब्राह्मण महापंचायत, केसरिया महापंचायत में 10 से 15 जातियों में विभाजित है। जिसका जितना ज़्यादा विभाजन हुआ वह उतना ही कमज़ोर होता गया, जिसका जितना कम विभाजन हुआ वह उतना ही शक्तिशाली बना रहा या होता गया। आज़ादी के बाद भी जो प्रधानमंत्री ऑफिस है, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 की रिपोर्ट जारी की है, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, वो हमें प्रतिनिधित्व बताता है कि ओबीसी का कितना प्रतिनिधित्व है और जो अनुसूचित जाति जनजाति है उनका कितना प्रतिनिधित्व है और अनरिजर्व का कितना प्रतिनिधित्व है, ईडब्ल्यूएस का कितना प्रतिनिधित्व है। ये बहुत तस्वीर बिल्कुल साफ होती है। तो यहाँ मांग की गई है कि जो उनकी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाए। जो राजस्थान में 60% से अधिक है, तो जो उनको आरक्षण है 21% दिया गया है। सेंटर में हालांकि 27% है, लेकिन राज्य में जाट बाहुल्य जातीय क्षेत्र होने के बावजूद भी उनको 27% आरक्षण भी नहीं दिया गया है, 21% है। और वो 60% की मांग कर रहे हैं कि ये आरक्षण उनको दिया जाए, जो एक तरह से उनकी जायज़ मांग है, क्योंकि वो ओबीसी के रूप में इस मांग की बात कर रहे हैं। उन्हें सीएम का पद भी चाहिए, सरकारें उनके महत्व को कम आंक रही हैं, ऐसी उद्घोषणा की गई है और आह्वान किया गया है कि वो अपने
हक के लिए लड़ें, संघर्ष करें और सरकारों को दबाव में लाएं कि उनको उनका हक दिया जाए। ये अधिकार की मांग है जाति के माध्यम से। दूसरा, ब्राह्मण महापंचायत में मांग की गई है कि उनका आरक्षण 10 से बढ़ाकर 14% किया जाए, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाए, ऐसा नहीं किया गया है। यहाँ भगवान परशुराम की जयकार की गई है और परशुराम का जो हथियार है उसको भी दिखाया गया है कि वो हिंसा के माध्यम से, हालांकि जो अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण था उसको छोड़ दिया जाए तो ओबीसी के लिए जो 1990 वीपी मंडल और बड़े स्तर पर हिंसा हुई, ईडब्ल्यूएस को जो 2019 में आरक्षण दिया गया है, एक भी हिंसा नहीं हुई, एक व्यक्ति को भी नहीं मारा गया, एक ने भी विद्रोह नहीं किया और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से आरक्षण दे दिया गया, वो भी 10% और पीछे से भी लागू कर दिया गया। ये बड़े ही अपने आप में एक साजिश और ताकत को बताता है। उनके निर्माण की जो प्रक्रिया में उनके पास पद हैं उसको अभिव्यक्त करता है। इसे साफ साफ हम देख सकते हैं। ये चिंतन करने वाले, विमर्श करने वाली, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सोचने और विचार करने वाली प्रक्रिया है। विशेष रूप से अदर बैकवर्ड क्लासेज के लिए महापंचायत में भाजपा का वर्चस्व भी दिखाई देता है। परशुराम के लिए डाक टिकट जारी करने की भी बात कही गई है और जारी भी किया गया है। और इन्होंने व्यासपीठ से लेकर राजपीठ तक चुनावी साल में ताकत दिखाने की बात कही है और इनकी मांग है कि इनको 14% आरक्षण दिया जाए, नहीं केवल सरकारी सेवाओं में अपितु राजनीतिक क्षेत्र में भी उनको ये आरक्षण प्रदान किया जाए। और ब्राह्मण महापंचायत एक महापंचायत है, बड़ी पंचायत है जो अपनी जनसंख्या से कई गुना अनुपात में आरक्षण चाह रही है, मांग रही है। हालांकि पहले उनको ज़्यादा जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है, जहां ओबीसी को जनसंख्या से आधे अनुपात में भी आरक्षण नहीं दिया गया है। बड़ी ही एक अजीबोगरीब और विचित्रता की स्थिति है जो जाति ताकत को या व्यवस्था में जिनका प्रभुत्व है उसको अभिव्यक्त करती है। ये भी हमें समझना होगा, दूसरा पक्ष जो हम बात कर रहे हैं। तीसरा, यहाँ पर जो देखने को मिलता है वह धनुष और फरसा दोनों हमें दिखाई देते हैं। उससे मांग है ब्राह्मण महापंचायत की जो उन्होंने की है और जो उनका वर्चस्व है अभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में। और भारत के जितने राजनीतिक स्तर की राजनीतिक दल हैं तो कांग्रेस के खड़गे को छोड़ दिया जाए तो सभी में ब्राह्मण बनिया वर्ग के जो लोग हैं वो उनके नेतृत्व करता है। राजनीतिक दल उन्होंने ही बना रखे हैं, वही राजनीतिक दलों को 1885 से 2023 में चला रहे हैं। बाकी लोग राजनीतिक दलों के मेंबर हैं और दरी उठाने वाले हैं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। इसके अलावा चौथी जो तीसरी महापंचायत है वह अधिकार दिवस के रूप में मनाई गई है, आयोजित की गई है और इसमें कहा गया अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत में वक्ताओं ने कहा है दलितों आदिवासियों के वोट सबको चाहिए, आवाज उठाने पर लगाते हैं जातिवाद का ठप्पा। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने यह आह्वान किया है कि ब्राह्मण महापंचायत या जाट महाकुंभ आयोजित किया गया, जातिवाद का ठप्पा उनके ऊपर सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा जातिवाद अनरिजर्व कैटेगरी के लोग करते हैं, लेकिन वहाँ जातिवाद की मांग नहीं उठती। अनुसूचित जाति जनजाति या ओबीसी की जातियों पर ये हमेशा मांग उठती है कि वो जातिवाद करते हैं, परंतु हकीकत इसके विपरीत है। जैसा यहाँ देखने मिला कि इनकी मुख्य मांगे क्या हैं, तो वो टीएसपी का आरक्षण आबादी के अनुपात में 70% किया जाए, एससी और एसटी का आरक्षण आबादी के अनुपात में एसटी का 12 से बढ़ाकर 14% किया जाए और एससी का 16 से बढ़ाकर 18% कर दिया जाए। साथियों, संविधान लागू होने के समय आरक्षण लागू होने से पहले अनुसूचित जाति के लिए, लागू होने पर जाति जनजाति के लिए था। 1990 में वीपी मंडल के द्वारा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने घोषणा की, 1993 से सेंट्रल गवर्नमेंट में और 1999-2000 से राजस्थान में लागू है। ओबीसी की जो जनसंख्या है वो 52% है और 52% के अनुपात में आरक्षण इनको केंद्र सरकार में 27% और राज्य सरकार में केवल 21% दिया गया है, जिसको वामन मेश्राम विमल कीर्ति ने डरपोक और कायर कौम कहा है जो अपनी आबादी के अनुपात में आरक्षण नहीं ले पा रही है। साथियों, संघर्ष किया जा रहा है, आगे मांग है। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है चारों महापंचायतों पर
और इन्होंने अपने अपने हक की मांग की है और उनकी जो जनसंख्या है उसके अनुपात में उन्हें सरकारी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए। निजी क्षेत्र में आरक्षण की इन्होंने अभी मांग नहीं की है। राजनीतिक क्षेत्र में और तमाम तरह के क्षेत्रों में आरक्षण की मांग अभी बाकी है। राजनीतिक दलों में जो राजनीतिक दलों के पदाधिकारी हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वहाँ पर अभी इन्होंने मांग नहीं की है। वहाँ अभी तक इनका चिंतन नहीं पहुंचा है, जातीय चिंतन या जातीय आधार पर एकता या अधिकारों की रक्षा का चिंतन। चौथी जो महापंचायत है वह केसरिया महापंचायत बुलाई गई है। कहने को ये सवर्णों की महापंचायत है जो ब्राह्मण महापंचायत के साथ ही होनी चाहिए, परंतु वर्ण व्यवस्था कहीं ना कहीं ब्राह्मण को सबसे आगे सोशल ऑर्डर में, क्षत्रिय को उससे पीछे, वैश्य को उससे पीछे और शूद्रों को सबसे पीछे, अति शूद्रों को उनसे पीछे खड़ा करती है। ये एक वन वे ट्रैफिक है, हेरारकी है, वर्टिकल हेरारकी, जिसके टॉप पर ये तिलक जो सिर पर हम लगाते हैं उसका टॉप जो हिस्सा है सीधी पाई के रूप में उस पर ब्राह्मण है, उसके नीचे क्षत्रिय हैं, उसके नीचे या अधीनस्थ या गुलाम वैश्य हैं, उसके गुलाम शूद्र हैं और शूद्रों के नीचे अति शूद्र हैं। ये ब्राह्मणवादी सिद्धांत के अनुसार इस व्यवस्था को डिजाइन किया गया है। इसलिए उन्होंने एक साथ महापंचायत नहीं बुलाई है, अलग अलग महापंचायतें बुलाई गई है। एक ब्राह्मण महापंचायत और दूसरी केसरिया महापंचायत। यहाँ राज्य सरकारों ने मांगों को नहीं माना तो सीएम आवास के बाहर होगा महापड़ाव। केसरिया साफे में भरी है हुंकार। राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर जो बड़े अखबार हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के नायकों के जो बहुत बड़े स्तर पर अपनी खबरों को छापते हैं, बाइस रूप से उनके द्वारा ऐसा किया जाता है। कवर पेज की खबरें हैं, जहां जाट महाकुंभ की जो खबर है बहुत ही कम दी गई है और उसकी कवरेज बहुत कम मिला है। वहीं दूसरी तरफ बाकी महापंचायतों को, जो केसरिया महापंचायत है, ब्राह्मण महापंचायत, उसको मेन कवर पेज पर स्थान दिया गया। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साफ साफ जो हम देख रहे हैं कि स्थान दिया गया है बहुत पीछे, जबकि जो स्थान दिया गया है दूसरी पंचायतों की बात करें तो कवर पेज पर दिया गया है। बड़े स्तर पर आप इसको देख सकते हैं, कवर पेज को है ना कवर किया गया है। वो जो जिनका अखबार है वो जिसको चलाते हैं जो भी है वो हमें साफ साफ नजर आता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया में जिस वर्ण का, जिस वर्ग का प्रभुत्व है वह हमें दिखाई भी देता है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने जयपुर में आयोजित केसरिया महापंचायत में मांगे की हैं और उनकी मांग जो है वो उन्होंने रखी है। इसके साथ साथ उन्होंने जनसंख्या, आबादी बढ़ाने की भी बात कही है। 4 बेटों की बात कही है। मुझे नहीं मालूम जनसंख्या बढ़ने से उनको कौन रोटी देगा, एक अलग मुद्दा है, लेकिन उन्होंने ऐसी मांग रखी है कि 2 हम 2 हमारे 2 नहीं, हम 2 हमारे 4 ये होना चाहिए। और इन्होंने EWS अभ्यर्थियों के लिए जिला स्तर पर निःशुल्क छात्रावास, महिलाओं की शादी के बाद उसके पीहर और ससुराल पक्ष दोनों की आय को न जोड़ा जाए। सामान्य आर्थिक कमजोर वर्ग या EWS में जो अनियमितताएं हैं उनको रोकने की भाई अलग बात है कि EWS में 8 लाख की सीमा की गई है और इन्होंने भी 10 से 14% आरक्षण की बात की है जो गरीब हैं, परंतु OBC में 8 लाख की सीमा नहीं है। 8 लाख से ऊपर वाला क्रिमिलेयर आ जाता है, जो जन रिजर्व नहीं है वह OBC क्रिमिलेयर माना जाता है और दूसरी तरफ EWS में ऐसा व्यक्ति गरीब माना जाता है जो भारतीय कानूनी व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था की दुर्भावनाओं को या संविधान के असंवैधानिक प्रारूप को या जो अविमर्श है, अनियमितता है और जो अवैधानिकता है या जो सामाजिक ताकत है उसको कहीं ना कहीं अभिव्यक्त कर रहा है। तो साथियों, बाबा साहब जिस जाति व्यवस्था का अंत करना चाहते हैं, जाति का उच्छेद और जो जातियों की व्यवस्था है राजस्थान में, मैंने आपको बताई है कि किस तरह से राजस्थान 5 मार्च, 19 मार्च और 2 अप्रैल को उबला है। इसलिए मैंने इसको लिखा है जातिवाद के रूप में उबलता राजस्थान। तो बाबा साहब की जाति व्यवस्था को अंत करने का सपना और जाति व्यवस्था के बढ़ते प्राधिकार, दोनों में विरोधाभास हमें दिखाई देता है। जो एक तरफ उनके अधिकारों की बात करता है परंतु फिर भी जाति के नाम पर जो उनका प्रतिनिधित्व उनको मिलना चाहिए वह आज़ादी के 75 साल के बाद भी नहीं मिला है। तो हमें ये सोचना होगा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी बाबा साहब का जो सपना था वो सपना जातिवाद के अंत का पूरा क्यों नहीं हो रहा है और जातियाँ इस उग्रता के स्वभाव में क्यों हैं या उनको उनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल रहा है। क्या जाति ताकत को अभिव्यक्त करती है? क्या जाति वह है जो जाति नहीं है?
या क्या जाति कुछ कमज़ोर हैं, कुछ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ऐसा कुछ जातियों के साथ क्यों है? इन सब पर हमें आप बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर कुछ पल के लिए सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए और जो कमज़ोर हैं उन सबको एक होकर उस ताकतवर व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, जैसा बाबा साहब ने ज्योतिबा फुले की चिंतन को आगे बढ़ाते हुए कहा है, जो कि उनके राजनीतिक गुरु भी थे बाबा साहब के, महात्मा ज्योतिबा फुले, कबीर और तथागत भगवान बुद्ध। तो कहते हैं कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दीजिए। वो कहते हैं साथियों, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दीजिए। जब गुलामों को गुलामी का एहसास हो जाएगा, जब गुलामों को गुलामी का एहसास हो जाएगा तो वो गुलामी के खिलाफ बगावत कर उठेंगे। अब देखते हैं ये बगावत कब होने वाली है। यह सब लोग अपने अपने जातीय महाकुंभ और महापंचायतों के चंगुल में फंसकर बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं, या गुलामों को गुलामी का एहसास करा देने से वो गुलामी के खिलाफ बगावत कर उठते हैं। ये आने वाले काल की गाल में समाया हुआ है। बाबा साहब की जयंती पर आपको फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसा महामानव का जो चिंतन है वो एक भारत, समग्र भारत, श्रेष्ठ भारत के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, परंतु उसके उनके चिंतन को अपनाए बिना न तो श्रेष्ठ भारत कभी था, ना है और ना बनेगा। अगर उसको एक और श्रेष्ठ भारत बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो बाबा साहब के सपनों के भारत को हमें सच्चे और यथार्थ अर्थ में अपनाना होगा, जोड़ना होगा, अन्यथा ये केवल एक कागजी शेर साबित होगा। आप सभी को इस व्याख्यान को सुनने देखने के लिए धन्यवाद। हो सके तो मेरे इस पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर केसी सामोता चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।